हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड बैंकर्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन से हम स्टार्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेज ऑफ बैंकिंग, जो कि आपका एग्जाम में पेपर 2 रहता है। और इसके चैप्टर नंबर 2 के साथ ही आज हम शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है AML KYC गाइडलाइंस। AML स्टैंड फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नो योर कस्टमर गाइडलाइंस। तो ये चैप्टर भी हम थोड़े से कॉन्सेप्ट और बाकी एमसीक्यूज के साथ कवर करेंगे। अगर ये सभी एमसीक्यूज आप कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैंने सारी ही चीजें क्वेश्चंस के अंदर कवर की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नो यूर कस्टमर गाइडलाइंस के बारे में। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप इस लेक्चर को आप हमारी वेबसाइट examprepapp.com या YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, तो हमारी ऐप है जिसका नाम है एग्जाम प्रेप, उसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, या डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हमारी सभी क्लासेस के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो ऐप के ऊपर ही अवेलेबल होते हैं, और नया बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर नए बैच को ज्वाइन करना है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के थ्रू। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहां पर शब्द आया एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, तो सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति इलीगल या क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसे स्मगलिंग, ठीक है, ट्रैफिकिंग, इन सब चीजों के थ्रू अगर पैसा अर्न करता है और उसको बाद में हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर इस तरीके से इंट्रोड्यूस करता है कि वो उसने लीगल तरीके से अर्न किया हुआ है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई ड्रग स्मगलर है, वो ड्रग स्मगल करके पैसा कुछ अर्न करता है और उसके उस पैसे को बाद में वो किसी बैंक अकाउंट के अंदर इस तरीके से डिपॉजिट करता है कि उसने कोई ट्रेड किया है या किसी लीगल एक्टिविटीज की वजह से उसको वो पैसा अर्न हुआ है। तो ये जो प्रोसेस होगी यही क्या कहलाएगी? मनी लॉन्ड्रिंग कहलाएगी। लेकिन ये एक्टिविटी सही नहीं है, तो इसकी रोकथाम की जानी चाहिए। इसकी रोकने की प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग समझिए। तो मनी लॉन्ड्रिंग इज ए प्रोसेस वेयर बाय द ओरिजिन ऑफ फंड्स जनरेटेड फ्रॉम criminal activities like drug trafficking, gun smuggling, corruption is concealed, and these funds are infused into the financial system appearing as if they originated from the legitimate resources. Often such funds are deployed in legal activities or acquired as a legitimate assets. तो उनको इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम के अंदर ऐड कर देना, बैंकों के अंदर उस पैसे को जमा कर देना कि जैसे उन्होंने किसी लीगल तरीके से ही पैसे को क्या किया है? अर्न किया है। तो वो क्या कहलाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, और इस प्रोसेस की रोकथाम को हम क्या कहेंगे? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। साथ में हमें एक टर्म और सीखनी है। एक टर्म है हमारी फाइनेंशियल क्राइम्स। फाइनेंशियल क्राइम्स के अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल क्राइम क्या होता है? जैसे अगर आप के ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है, आप टैक्स की चोरी करते हैं, तो वो फाइनेंशियल क्राइम है। अगर आप ब्राइब लेते हैं तो वो फाइनेंशियल क्राइम यानी कि करप्शन, वो फाइनेंशियल क्राइम है। या आप किसी को ऑनलाइन लूट लेते हैं, यानी कि जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, ये सब एक्टिविटी किसका पार्ट है? फाइनेंशियल क्राइम का पार्ट है। तो इन सभी एक्टिविटीज के थ्रू जो पैसा अर्न किया गया वो भी क्या कहलाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग करना कहलाएगा। तो ये भी क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाद में इस इनकम को भी लोग क्या कोशिश करते हैं कि इसको सिस्टम के अंदर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें कि ये लीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा है, इस पैसे को घुमाकर रोटेट करके। ठीक है, उसके बाद हम एक और चीज को फोकस करते हैं, टेररिस्ट फंडिंग। टेररिस्ट फंडिंग क्या होती है? अब टेररिस्ट फंडिंग जरूरी नहीं कि इलीगल कामों से ही की जाए। भाई, जो टेररिज्म ग्रुप हैं या टेररिस्ट आतंकवादी हैं, उन तक फंड पहुंचाना क्या कहलाता है? टेररिस्ट फंडिंग कहलाता है, या टेररिस्ट फाइनेंसिंग कहलाता है। तो ये जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, जरूरी नहीं कि इलीगल तरीके से कमाए हुए पैसे के थ्रू ही टेररिस्ट फाइनेंसिंग होगी। नहीं, ये लीगल और इलीगल दोनों तरीके से कमाए हुए पैसे से टेररिस्ट फंडिंग की जा सकती है। तो ये तीन टर्म आपको समझनी है। पहला, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। दूसरा, कि फाइनेंशियल क्राइम
किसको कहते हैं, और तीसरा टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होती है और किस प्रकार से की जाती है। तो द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द ट्राइड यानी कि त्रिमूर्ति कह लो, इज टेररिस्ट फाइनेंसिंग। With the growth of the several terrorist organizations, terrorist financing has assumed large proportion and has developed the linkages with the money laundering। तो जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है, टेररिस्ट फंडिंग जो होती है, उसके अंदर जो अधिकतर पार्ट होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू ही घुमाए हुए पैसे का होता है। तो इसके टेररिस्ट फाइनेंसिंग के, टेररिस्ट फंडिंग के जो तार हैं सीधे जुड़ जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के साथ। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग कह लो, टेररिस्ट फाइनेंसिंग कह लो, ठीक है, या फाइनेंशियल क्राइम्स कह लो, ये तीनों के तीनों क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। सर्टेन क्रिमिनल्स हैव ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स एंड प्रोफेशनल मनी लॉन्ड्रर्स, पीएमएल कह सकते हैं जिसको, ऑर्गेनाइज्ड crime groups and professional money launderers together form a network। तो जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप्स हैं और मनी लॉन्ड्रर जो हैं वो मिलकर क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी प्रोसेस किस प्रकार से काम करती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो 3 स्टेजेस में काम करती है। सबसे पहले प्लेसमेंट की जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या की जाती है, प्लेसमेंट की जाती है। फॉर एग्जांपल कि मैंने किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी या फाइनेंशियल क्राइम या किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी के थ्रू मैंने कुछ पैसा अर्न किया, तो अर्न करने के बाद उसको किसी न किसी तरीके से घुमा फिराकर उसको बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्फ्यूज किया जाएगा। बैंकिंग सिस्टम के अंदर कैसे इन्फ्यूज करूंगा, मैंने पैसा अर्न किया है, मैं अपने नाम से ही करूंगा तो एक लिमिटेड कर सकता हूं, उसके बाद तो मैं फंस सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, 10-20 ऐसे 50 लोग कैसे न कैसे कनेक्ट करूंगा कि उनको थोड़ा थोड़ा कैश दूंगा। ठीक है, अब वो थोड़ा थोड़ा कैश अपने अकाउंट्स के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो वो ये एक प्रोफेशनल काम है। तो इसके अंदर मैंने 10-20 पर्सन्स का नाम दिया है ना, तो यहां पर लाखों हजारों लोग भी हो सकते हैं, लाखों हजारों लोग भी हो सकते हैं जिनको मैं थोड़ा थोड़ा पैसा दूंगा और वो अपने अकाउंट्स के अंदर उस पैसे को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, बदले में कमीशन चार्ज करेंगे। भाई डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम पर, क्या हुआ था, जिनके पास ब्लैक मनी थी, करप्शन का पैसा था, उन्होंने भी तो ऐसे ही पैसे को किया था। तो सबसे पहले जो इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू, क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू जो पैसा अर्न किया होता है उसका हमारे फाइनेंशियल सिस्टम मींस बैंक्स के अंदर प्लेसमेंट की जाती है। तो प्लेसमेंट फंड्स फ्रॉम द क्रिमिनल एक्टिविटीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम यानी कि बैंक्स के अंदर थ्रू द डिपॉजिट इनटू द मल्टीपल बैंक अकाउंट्स। अब मल्टीपल बैंक अकाउंट के अंदर क्या होगा, पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। अब उस पैसे को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, ऐसे करके लेयर करके उस पैसे को और घुमाया जाएगा ताकि उसको ट्रेस ना किया जा सके और कंफ्यूजन हो कि भाई ये पैसा कोई ट्रेस ना कर सके कि ये पैसा कहां से आया है और कहां घूम रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं, कि लेयर के ऊपर लेयर, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से, ऐसे करके हमने क्या किया, पैसे को घुमा दिया। तो सेकंड जो पॉइंट बनता है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर वो बनता है लेयरिंग। फंड्स आर पास थ्रू द नंबर्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अक्रॉस द अकाउंट्स क्रिएटिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ द ट्रांसफर्स। दिस ऑब्सक्योर्स द सोर्स ऑफ द फंड्स। तो ऐसे पैसे को घुमाया जाता है कि यही ना पता लगे कि ये पैसा जनरेट होकर कहां से आया है। अब ये जनरेट हो गया, घूम गया पैसा, घूमने के बाद क्या होगा, वापस एंड में उसको किसी सिंगल या कुछ ही अकाउंट के अंदर वापस से कलेक्ट कर दिया जाएगा, इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे उसको डिफरेंट टाइप की ट्रेड ट्रांजैक्शंस के थ्रू या कैसे ना कैसे शो करके उसको लीगल दिखाने की कोशिश की जाएगी और फाइनली लास्ट में क्या कर दिया जाएगा, एक अकाउंट के अंदर इकट्ठा कर दिया जाएगा या कुछ अकाउंट्स के अंदर उस पैसे को इकट्ठा कर दिया जाएगा। तो उस पॉइंट को बोलेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन, फंड्स लेइंग इन मल्टीपल अकाउंट्स आर consolidated into one or few accounts and deployed into a legal business। और पैसा इकट्ठा करके फिर उसको किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तो ये हमने दिखा दिया कि भाई
ये पैसा क्या है, लीगल एक्टिविटीज के थ्रू कमाया हुआ पैसा है। तो इस तरीके से पैसे को इंजेक्ट किया जाता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है वो एक अलग एक्टिविटी है जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे के थ्रू होती है। तो ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग कैसे होती है, टेररिस्ट तक पैसा कैसे पहुंचता है? तो जैसे मान लीजिए कोई एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो उसकी कोई कुछ सोच होगी या कुछ ना कुछ वो अपना प्रॉब्लम बताएगा। अब उसकी बात से जो सहमत करने वाले लोग हैं वो हो सकता है बिजनेस भी करते हो और हो सकता है वो इलीगल एक्टिविटीज भी करते हो। दोनों प्रकार के व्यक्ति होंगे, जो कंट्री के अंदर भी हो सकते हैं और कंट्री से बाहर के भी हो सकते हैं। जो उसकी आइडियोलॉजी है, सोच है या बात है उसके साथ ही सहमत होंगी, तो वो क्या करेगा, सिंपैथी के थ्रू उनको कहेगा कि भाई मैं इन चीजों के लिए लड़ रहा हूं, ये हक लेने के लिए लड़ रहा हूं, आप लोगों को हक दिलाने के लिए लड़ रहा हूं, तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए। तो सपोर्ट के तौर पर वो क्या करेंगे, उनको फंड ट्रांसफर करेंगे। दोनों प्रकार के व्यक्ति ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन भी जो उसकी बात से सहमत होगा और एक इलीगल एक्टिविटी करने वाला पर्सन भी, दोनों ही लोग क्या करेंगे, उसको फाइनेंस करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, फंड रेजिंग। तो फंड्स को रेज किया गया। रेज किससे किया जाएगा, जो उसके साथ सिंपैथी रखते होंगे, सिंपैथाइजर। तो फंड्स आर सोर्स्ड फ्रॉम द सिंपैथाइजर्स, जो कि कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। टेररिस्ट आउटफिट्स में आल्सो एंगेज इन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज, लीगल और क्रिमिनल्स, ठीक है। फिर उस पैसे को क्या किया जाएगा, उस पैसे को मूव किया जाएगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूटर्स में बी लोकेटेड वर्ल्ड वाइड, सो फंड्स मस्ट बी मूव टू द लोकेशंस ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब उस पैसे को क्या किया जाएगा, भाई पैसा कहीं से इकट्ठा किया गया, अब उस पैसे को वहां पर भेजा जाएगा जहां पर टेररिस्ट एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं और जहां पर उनको पैसों की जरूरत होती है। तो वहां पर उनके पास पैसा भेजा जाएगा। वो किसी एक स्टेट के अंदर हो सकता है, किसी एक कंट्री के अंदर हो सकता है। फिर उस पैसे को वहां के अकाउंट्स के अंदर, वहां के बैंक्स के अकाउंट्स के अंदर स्टोर किया जाएगा, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए या फेक आइडेंटिटी के साथ वहां के बैंकों के अंदर क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। अभी स्टोर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने ऑपरेशन करना है उसका अभी टाइम रहता होगा या उस ऑपरेशन के लिए एक बड़े फंड की रिक्वायरमेंट होगी, तो अभी उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। तो फंड्स आर पार्क टेम्पररी बैंक अकाउंट्स और फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स बिकॉज डिप्लॉयमेंट में बी डिलेड और स्टेज्ड ओवर टाइम, यानी कि उनको बाद में यूटिलाइज करना होगा और स्टोर करने के बाद जब टाइम आएगा, एक्चुअल टाइम आएगा उसको यूटिलाइज करने के लिए, तो उस पैसे को वहां से विड्रॉल कर लिया जाएगा। फाइनली फंड्स आर यूज्ड टू कैरी आउट द टेररिस्ट एक्ट और फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए या उन ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए जो अपनी बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होगा, फिर उस पैसे को यूटिलाइज किया जाएगा। तो यहां पर आपको 4 पॉइंट याद रखने हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग में सबसे पहले फंड को रेज किया जाता है, फिर उसको मूव किया जाता है। भाई मूव का मतलब क्या है कि भाई एक ही ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल कंट्रीज के अंदर काम कर रहा होगा, तो एक कंट्री के अंदर पैसा इकट्ठा हुआ, फिर दूसरी कंट्री के अंदर पैसा इकट्ठा हुआ, फिर तीसरी कंट्री के अंदर पैसा इकट्ठा हुआ, और मान लो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान से बिलोंग करता है, तो फिर उस सारे पैसे को पाकिस्तान मूव किया जाएगा, ठीक, करेंसीज में कन्वर्ट करके, फिर वहां पर के बैंकों में उसको स्टोर किया जाएगा, फिर यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। यहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमारा क्लियर हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है और टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या होती है। अब आप इजीली सभी एमसीक्यूज को कवर कर पाओगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ नो योर कस्टमर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन विच ईयर। केवाईसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आरबीआई ने कब लॉन्च किया था? तो इसका राइट आंसर होगा इन 2002। आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड केवाईसी गाइडलाइंस इन 2002। बिफोर दैट इंट्रोडक्शन सिस्टम वाज यूज्ड। इंट्रोडक्शन सिस्टम्स यानी कि कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था कि भाई ये पर्सन है और इसका अकाउंट ओपन होना है। तो केवाईसी जो गाइडलाइंस है वो 2002 के अंदर लाई गई थी। चलिए, उसके बाद है इन इंडिया पीएमएलए, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर। पीएमएलए एक्ट इंडिया के अंदर कब लागू हुआ था, कब बनाया गया था?
तो ये 2002 के अंदर 2002 के अंदर बनाया गया था और 2005 से क्या हो गया था, ये लागू हो गया था। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज पास्ड इन 2002 एंड बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 2005। तो ये दोनों ही पॉइंट आपको याद रखने हैं कि 2002 के अंदर इसको पास किया गया था और 2005 से क्या हो गया था, इंडिया के अंदर लागू हो गया था। तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, ठीक है, भारत की तरफ से ये पहला लीगल फ्रेमवर्क था, पहला लीगल फ्रेमवर्क था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मेजर्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मुख्य उद्देश्य होता है टू प्रिवेंट द क्रिमिनल फ्रॉम यूजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम। तो जो क्रिमिनल्स हैं, जो क्रिमिनल और इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू उन्होंने पैसा बनाया है, उस पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट होने से रोकना मेन ऑब्जेक्टिव होता है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का। तो टू प्रिवेंट द क्रिमिनल्स फ्रॉम यूजिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, ताकि अदर ऑब्जेक्टिव और साथ में क्या होते हैं, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ क्राइम, सेफगार्ड इकोनॉमी, प्रिवेंट द टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये सभी हमारे क्या हैं, फर्दर ऑब्जेक्टिव हैं। पूरे विश्व के लेवल पर, पूरे विश्व के लेवल पर जो मनी लॉन्ड्रिंग को की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है उसका नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के अंदर 3 स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, तो पहला स्टेप होता है प्लेसमेंट, फिर उसकी क्या की जाएगी, लेयरिंग की जाएगी, फिर बाद में उसको क्या किया जाएगा, एक अकाउंट के अंदर जोड़ दिया जाएगा, एक अकाउंट के अंदर उस पैसे को खींच लिया जाएगा, इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट स्टेप पूछा गया है आपसे, तो क्या होगा, प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ग्लोबल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी दिया था आपको कि विश्व स्तर पर ऐसी कौन सी संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को रोकने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए बनाई गई है। तो उसका नाम है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था, इसको 1989 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। किसने एस्टेब्लिश किया था, तो जो G7 नेशंस हैं, G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 नेशंस हैं, जो उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया था। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये विश्व स्तर पर काम करता है कि हर एक देश के अंदर क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज है उनको रोका जाए, क्योंकि एक देश के अंदर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज की जा रही है उसका दूसरी कंट्री पर भी उतना ही इंपैक्ट जाता है, दूसरी कंट्रीज के अंदर भी टेररिस्ट को उसके थ्रू क्या किया जाता है, फाइनेंस किया जाता है। ठीक है, तो इसको 1989 के अंदर एस्टेब्लिश किया था। तो अब जो FATF है उसकी 40+9 टोटल कितनी होगी, 49 रिकमेंडेशंस हैं, 49 रिकमेंडेशंस हैं कि भाई इन चीजों को लागू कीजिए ताकि हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकें। अब ये उस बिहार पर ये अलग अलग कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट भी करती हैं और ग्रे लिस्ट के अंदर भी डालते हैं। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके अंदर बहुत ज्यादा टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो ये उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर देती है। ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होगा, बाकी का पूरा वर्ल्ड उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, उसके साथ कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, किसी प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेगा। और पाकिस्तान को इसने कई बारी ग्रे लिस्ट के अंदर भी डाला है। ग्रे लिस्ट का मतलब क्या है कि भाई अब आप डेंजर जोन के अंदर हो, अगर आप नहीं माने, या तो आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को रोकना बंद कर दीजिए अपनी कंट्री के अंदर, और अगर ये एक्टिविटीज नहीं रुकी है, आप नहीं कंट्रोल कर पाए अपनी कंट्री के अंदर, तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि ब्लैक होने से पहले की सिचुएशन क्या कहलाएगी, ग्रे लिस्ट कहलाएगी। तो FATF आल्सो आइडेंटिफाइज हाई रिस्क जुरिडिक्शंस यानी कि अलग अलग कंट्रीज, ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट, ये आपको याद रखना है। और टोटल इनकी रिकमेंडेशंस कितनी है, 40+9 है। 9 रिकमेंडेशन जो थी 2012 के अंदर दी गई थी, 40 रिकमेंडेशंस इनकी पहले की थी, तो 40+9 टोटल इनकी रिकमेंडेशंस हैं। उसके बाद है, व्हाट इज द पनिशमेंट अंडर PMLA, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी फॉर द
ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, अगर आप पीएमएलए एक्ट के अंदर पकड़े जाते हैं, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी एक्ट के अंदर आप पकड़े जाते हैं, तो आपको क्या सजा मिल सकती है? तो आपको जो सजा मिल सकती है, कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 7 साल की रिगोरियस का मतलब क्या है? मेहनत भरा, यानी कि आपसे काम करवाया जाएगा, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। तो 3 से लेकर 7 साल तक की आपसे आपकी सजा की जा सकती है और साथ में आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। तो ये सजा मिलती है, आपको याद रखना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग। टेररिस्ट फाइनेंसिंग की कौन सी स्टेज नहीं है? अगर हम टेररिस्ट फाइनेंसिंग की स्टेज करें तो सबसे पहले सिंपैथी के थ्रू क्या किया जाता है? फंड रेज किया जाता है, फिर उसको अलग अलग कंट्री से मूव करके एक जगह पर भेजा जाता है, तो मूव किया जाता है, फिर उसको वहां के बैंक में स्टोर किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उसको यूज किया जाता है। तो यहां के ऑप्शंस को देखें तो रेजिंग, मूविंग, लेयरिंग, यूजिंग, इनमें से लेयरिंग किसका पार्ट है? ये लेयरिंग था मनी लॉन्ड्रिंग का, सेकंड पार्ट था प्रोसेस का। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIU इंड। तो FIU का मतलब क्या है? यहां पर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, याद रखना है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। और IND से क्या है? इंडिया। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट रिसीव एंड एनालिसिस द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2004 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहां से आप क्या याद रखोगे कि FIU को डिफरेंट टाइप की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट मिलती है, जैसे STR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट। फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर के अकाउंट के अंदर अचानक से बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होनी स्टार्ट होगी। अब यहां पर कॉन्सेप्ट को समझना, किसी बैंक के अंदर किसी कस्टमर के अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होनी स्टार्ट होगी, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, जा रहा है और बार बार आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पर ब्रांच रिपोर्ट करेगी अपने बैंक को कि भाई हमारे पास एक ऐसा कस्टमर है जिसके अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। उस टाइम पर बैंक क्या कर सकता है? उस अकाउंट को बार कर सकता है, ताकि इसके अंदर ना तो विड्रॉ हो और ना ही और फर्दर पैसा डिपॉजिट हो। तो बार भी कर सकता है, लेकिन वो साथ में अपने बैंक को रिपोर्ट करेगा। और बैंक के अंदर एक क्या होता है? PO होता है, ठीक है, PO होता है, उसको रिपोर्ट करेंगे। और PO आगे जो ये ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होती है, जैसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी, ये किसको आगे रिपोर्ट करेगा? ये FIU को रिपोर्ट करेगा, ठीक, FIU को रिपोर्ट करेगा। तो ये क्या है? एक आपकी FIU क्या है? एक यूनिट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, जिसके पास बैंकों की तरफ से डिफरेंट रिपोर्ट्स आती हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट आती हैं, ये उनको एनालिसिस करता है, इसके पास रिपोर्ट आती है, और जो एक्शन लेता है वो कौन होता है? ED, याद रखना, ठीक है, ED। और ये किसके अंडर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। और कब एस्टेब्लिश किया गया था इसको? 2004 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था। इट सुपरवाइजेस द रिपोर्टिंग एंटिटीज। रिपोर्टिंग एंटिटीज मींस बैंक्स एंड NBFC, बैंक्स एंड NBFC अंडर PMLA कंप्लायंसेस। PMLA कंप्लायंसेस, जो भी गाइडलाइंस बनी हुई है वो कंप्लायंसेस फुलफिल की है सभी बैंकों ने या नहीं की है, ये सभी बैंकों को सुपरवाइज करता है। विच अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट्स एंड प्रोसिक्यूट्स मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंसेस इन इंडिया। तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की जांच और अभियोजन कौन करता है? तो अभी बताया था मैंने, ED, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट्स हैंडल द इन्वेस्टिगेशंस एंड prosecution under the PMLA Act. It also attach the property derived from the crimes. FIU in only collect reports, ED takes the action. तो अभी मैंने आपको बताया था किसी कस्टमर के अकाउंट में बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही सस्पिशियस, तो बैंक ब्रांच रिपोर्ट करेगी अपने हेड ऑफिस में। हेड ऑफिस में किसको करेगी? PO को। और PO आगे क्या करेगा? जो
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, 2004 के अंदर बना था, इसको रिपोर्ट करेगी। ये उनको एनालिसिस करेगा, उन रिपोर्ट्स को एनालिसिस करेगा। और जो एक्शन लेगी, एक्शन लेने वाली बॉडी का नाम क्या है? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस अपोजिशंस के पीछे लगा दी जाती है सरकार के द्वारा, वही ईडी। ठीक है, उसके बाद है द मेन फंक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफिसर। तो जैसे मैं अभी आपको पीओ कह रहा था, तो पीओ स्टैंड फॉर प्रिंसिपल ऑफिसर। ठीक है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि केवाईसी के लिए जो भी कंप्लायंसेस बनाए गए हैं बैंक के द्वारा, वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफिसर इन द बैंक इज टू मॉनिटर, रिपोर्ट कंप्लायंसेस, एएमएल यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और सीएफटी कंप्लायंसेस। तो ये सीएफटी और एएमएल कंप्लायंसेस जो है, ये बैंक के द्वारा पूरे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, इनको मॉनिटर करने का, सुपरवाइज करने का काम होता है। तो पीओ यूजुअली रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट को क्या करता है? रिपोर्ट करता है। और हमारा किसको? एफआईयू को, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भी ये क्या करता है? रिपोर्ट करता है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की एलिमेंट ऑफ केवाईसी पॉलिसी। केवाईसी पॉलिसी का की एलिमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले की एलिमेंट सारे के सारे समझिए कौन कौन से होते हैं। तो नो योर कस्टमर, केवाईसी, केवाईसी कैसे की जाती है? तो सबसे पहले होता है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। अब मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, बैंक में दो पर्सन आए, ठीक है, एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, और दोनों 1-1 करोड़ पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो क्या बैंक सीधा एक्सेप्ट कर लेगा? भाई अच्छी बात है, ले आओ? नहीं, ऐसा नहीं कि कोई भी बैंक में पैसा लेकर पहुंच गया और डिपॉजिट करना है तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेगा और उनके अकाउंट ओपन कर देगा। नहीं, हर किसी व्यक्ति के अकाउंट ओपन नहीं करता। तो सबसे पहले ये देखेगा कि भाई इसके पास ये जो इनकम है, इसका इनकम सोर्स क्या है? ये इसका इनकम सोर्स क्रिमिनल एक्टिविटी हो सकता है क्या? यानी कि रिस्की हो सकता है क्या ये पर्सन, या किसी तरीके से पॉलिटिकल एंगल से ज्यादा जुड़ा हुआ है क्या? तो अगर मान लो बैंक को ये सस्पिशियस लगता है कि भाई ये पर्सन इलीगल एक्टिविटीज के अंदर या क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, तो इसके अकाउंट ओपन नहीं किया जाएगा। और अगर आपका कोई बिजनेस है और कोई लीगल सोर्स ऑफ इनकम है, तो उस कंडीशन में बैंक आपका अकाउंट ओपन कर देगा। तो पहले केवाईसी के अंदर क्या हुआ? कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कि किन कस्टमर्स को वेलकम करना है और किन कस्टमर्स को दूर से ही मना कर देना है कि हम आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो केवाईसी का पहला रूल। दूसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स। ठीक है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल हमने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है, तुम बिजनेस के थ्रू पैसा कमा रहे हो, अब अपनी आइडेंटिटी बताइए और आइडेंटिटी को वेरीफाई कराइए, यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, इन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना क्या कहलाएगा? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कहलाएगा। अब उसके बाद ये देखना कि कस्टमर का जो पैसा आ रहा है, कस्टमर जो है वो किस कैटेगरी का है। भाई रिस्क मैनेजमेंट अगली कड़ी आ जाएगी। रिस्क मैनेजमेंट क्या आ जाएगा? अगला स्टेप। किस कैटेगरी का है? मतलब जैसे मान लो मैं भाई टीचिंग करता हूं, टीचिंग के थ्रू मेरा क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, डिपॉजिट कर रहा हूं, तो मेरा क्या होगा? एक नॉर्मल बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, तो इसको मुझे लो रिस्क के अंदर रखेगा। ठीक है, तो रिस्क के आधार पर हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, 3 पार्ट में हम क्या कर देते हैं? कस्टमर्स के अकाउंट को डिवाइड कर देते हैं। लो रिस्क है, नॉर्मल इनकम है और बहुत ज्यादा पैसों का लेन देन नहीं हो रहा, तो वहां पर उस कस्टमर के अकाउंट को रखा जाता है लो रिस्क के अंदर। मीडियम रिस्क के अंदर क्या होगा कि पैसों का लेन देन हो रहा है, ठीक है, बिजनेस है और लेन देन होता रहता है कि यहां पर बड़े अमाउंट का लेन देन हो रहा है, तो उसको मीडियम रिस्क के अंदर रखेगा। और हाई रिस्क के अंदर किसको रखेगा? कि ऐसे कस्टमर्स जिनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कैश के थ्रू ज्यादा होता है, जैसे पेट्रोल पंप्स, तो पेट्रोल पंप्स पर अधिकतर कैश के थ्रू लेन देन होता है, तो उनको ट्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उनको हाई रिस्क अकाउंट के अंदर कैटेगराइज कर देगा। ज्वेलर्स के शॉप पर भी बहुत सारी कैश में शॉपिंग होती है, तो कैश डिपॉजिट करते हैं, तो हो सकता है उनके पास भी जो पैसा है इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू आया हो या इन्वॉल्व हो, तो वहां पर क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है। तो ऐसे कस्टमर्स के अकाउंट को क्या कर देंगे? हाई रिस्क डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस।
तो भाई हमने कस्टमर एक्सेप्ट कर लिया, डिवाइड कर दिया, और उसके बाद कस्टमर किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको समय समय पर मॉनिटर करते रहना कि जो नॉर्मल लेन देन उतना ही चल रहा है या अचानक से कुछ फ्लक्चुएशंस ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो केवाईसी पॉलिसी के 4 एलिमेंट्स होते हैं, यहां पर देखते हैं। रिस्क बेस्ड लेंडिंग ये नहीं होता है, क्रेडिट रेटिंग पॉलिसी ये नहीं होता है, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर ये होता है, वेल्थ मैनेजमेंट नहीं होता है। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, बोर्ड अप्रूव द केवाईसी पॉलिसी, तो जो बैंक का बोर्ड होता है वो केवाईसी पॉलिसी को अप्रूव करता है। प्रिंसिपल ऑफिसर, पीओ जिसको मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल ऑफिसर, एक पीओ, दूसरा होता है प्रोविजनरी ऑफिसर, यानी कि जब नए नए आप बैंक के अंदर ज्वाइन होते हो एज ए ऑफिसर, ठीक है, वो पीओ अलग है और ये पीओ अलग है। इस पीओ का मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफिसर। ठीक है, यानी कि मुख्य अधिकारी जो ये जांच करेगा कि मेरे बैंक के अंदर सभी ब्रांचेस के अंदर जो केवाईसी कंप्लायंसेस है वो ठीक ढंग से पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफिसर एंश्योर द कंप्लायंसेस under PMLA Prevention Money Laundering Act. Records of the financial transactions are to be kept for how many years? तो आंसर क्या होगा? 5 years. सपोज मैंने एक बैंक के अंदर अकाउंट ओपन कराया और कुछ समय पहले अकाउंट ओपन कराया था। अब मैंने क्या किया कि मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस की और ट्रांजैक्शन लेन देन करने के बाद वो मैंने अकाउंट ही क्लोज करवा दिया। अकाउंट क्लोज कराने के 1 साल 1.5 साल के बाद क्या किया, मैं किसी इलीगल एक्टिविटीज के अंदर पहले से इन्वॉल्व था, ठीक है, और उसका जो पैसा था उस पैसे को ट्रेस ना कर ले गवर्नमेंट, इसलिए मैंने उस बैंक अकाउंट को क्या करा दिया था? क्लोज करा दिया था। आगे फ्यूचर में मुझे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। और 1.5 साल के बाद मैंने उस पैसे को यूटिलाइज किया किसी भी इलीगल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, अब बैंकों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भले ही भाई किसी कस्टमर ने बैंक अकाउंट को क्लोज करा दिया है या ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन भी, चाहे 1 रुपए की भी हो, ठीक है, या ऐसी ट्रांजैक्शन भी हो जो ट्राई की गई करने के लिए लेकिन वो फेल हो गई। ध्यान देना, ऐसी ट्रांजैक्शन जो पैसा रिसीव करने के लिए या ट्रांसफर करने के लिए की गई, फेल हो गई, उस टाइप की ट्रांजैक्शन का भी पूरे 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। तो अंडर पीएमएलए Prevention Money Laundering Act, records of the financial transactions are to be kept for how many years? For the 5 years. For the 5 years. अगला है which of the following is a high risk customer example? इन ऑप्शन में से हाई रिस्क कस्टमर एग्जांपल कौन होंगे? तो पेट्रोल पंप ओनर्स, क्योंकि उनके पास कैश में लेन देन बहुत ज्यादा आता है। तो जैसे सैलरीड एम्प्लॉय है, लो में रहेंगे, पेंशनर है, लो में रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, लो में रह सकते हैं, ठीक है, तो लो में या मीडियम में रह सकते हैं। तो हाई रिस्क कस्टमर्स कौन होंगे? ज्वेलर्स होंगे, पेट्रोल पंप ओनर्स होंगे, गेमिंग के थ्रू जो पैसा अर्न किया जा रहा है, कसिनोज हैं, ये सभी जो कस्टमर्स हैं ये हाई रिस्क कस्टमर कहलाते हैं, क्योंकि यहां पर कैश ज्यादा घूमता है, कैश में लेन देन ज्यादा होता है, तो इनकी इनकम का सोर्स ट्रेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बैंक डू रिस्क कैटेगरीज लो, मीडियम, हाई, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इन सभी कस्टमर्स के जो अकाउंट है हर 6 महीने में क्या किए जाते हैं? रिव्यू किए जाते हैं कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है या अचानक से कुछ फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। उसके बाद आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड विद इन 7 days ऑफ सस्पिशियन। ठीक है, हाँ, सस्पिशियन, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड विद इन द 7 days ऑफ सस्पिशियन। तो यहां पर STR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मेरा नॉर्मल अकाउंट है, 1,00,000 2,50,000 का लेन देन होता रहता है, अचानक से मेरे अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए आए और फिर मैंने वो 1 करोड़ रुपए किसी और को ट्रांसफर कर दिए, तो ये क्या होगी? सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होगी। तो ये मेरी ब्रांच और मेरा बैंक क्या करेगा? इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करेगा आगे। ठीक है, तो मेरी जो ब्रांच है अपने बैंक को, यानी कि जो पीओ था, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफिसर था, उसको रिपोर्ट करेगा, और फिर प्रिंसिपल ऑफिसर किसको रिपोर्ट करेगा? आगे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को, FIU को। ठीक है, और अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी होगी तो इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ED, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो करेगा। ठीक है, तो STR, ये फुल फॉर्म भी याद रखना है, STR, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। और चाहे वैल्यू मैटर नहीं करेगी यहां पर, चाहे 1 रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही हो, ठीक है, तो लेकिन सस्पिशियस है तो उसको रिपोर्ट किया जाएगा।
व्हाट इज नॉट ए वैलिड रीजन फॉर बैंक्स टू ब्रेक द कस्टमर्स कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है भाई, जैसे मान लो मैंने बैंक को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए और बैंक ने मेरी केवाईसी की और मेरा बैंक के साथ लेन देन हो रहे हैं। अब मेरी प्राइवेसी बैंक क्या किसी दूसरे को डिस्क्लोज कर सकता है कि मेरे अकाउंट के अंदर कितना पैसा है, मैंने कहां पर लेन देन किया है, या मेरे डॉक्यूमेंट्स को किसी और को शो कर सकता है क्या? तो ये तो क्या हो जाएगा, मेरी जो प्राइवेसी है उसका वायलेशन हो जाएगा। तो क्या किसी केस में कर सकता है? बिल्कुल हाँ, कुछ केसेस के अंदर बैंक मेरी जो सारी इंफॉर्मेशन है किसी दूसरी थर्ड पार्टी के साथ क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है। कब शेयर कर सकता है, पहले इसको समझिए। लॉ रिक्वायर्स, किसी लॉ के अंदर, ठीक है, किसी एक्ट के अंदर चीजें कही गई है कि भाई इस तरीके से बैंक को शो करनी होगी, वहां पर पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक की भलाई के लिए, उसके बाद है बैंक्स इंटरेस्ट, बैंक खुद के लिए, उसके बाद है कस्टमर कंसेंट। कस्टमर कंसेंट का मतलब क्या है, कस्टमर की सहमति के बाद सिग्नेचर अगर लेकर आई है कोई थर्ड पार्टी, देन उसको शो किया जा सकता है। तो बैंक कैन ब्रीच द सिक्योरिटी ओनली इफ लॉ रिक्वायर्ड जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, ठीक है, और पब्लिक इंटरेस्ट जनता की भलाई के लिए, कस्टमर्स इंटरेस्ट कस्टमर की भलाई के लिए, और कस्टमर कंटेस्ट, ठीक है, कस्टमर कंसेंट सॉरी, ठीक है, कंसेंट का मतलब क्या है, मंजूरी देना, ठीक है। तो लीगल कंपल्सन, इसके लिए तो किया जा सकता है, कस्टमर कंसेंट तब भी शेयर की जा सकती है, ड्यूटी टू पब्लिक तब भी की जा सकती है। मार्केटिंग प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे लगभग 15 क्वेश्चन थे। 15 क्वेश्चन और मैं सेकंड पार्ट के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आई होप यहां तक की चीज समझ में आई होंगी और यहां से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से रिवाइज करें और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।